नहीं आना है? बताओ नहीं आना तो। नींद आ रही है? आ जाओ, आज नींद भगा देंगे, आज अच्छी चीज़ पढ़ने वाले। हाँ नहीं बनाया, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ जाओ जल्दी आ जाओ, छलांग लगा के। फ्लावर मैंने कुछ बोला नहीं था अभी ऐसा, इनको कुछ भी सुनाई दे रहा है, फ्लावर सुनाई दे रहा है एक्चुअली। करें, शुरू करें। और कोई भी है? आ जाओ जल्दी आ जाओ। गुड आफ्टरनून। ठीक है चलो कोई बात नहीं बनाया है तो उसको मोबाइल वोबाइल खुल के बैठना, उसको डिस्कस करेंगे अपन लोग, है ना। आयरन की मेटलर्जी हो गई थी, कुछ लिखवाया था क्या लास्ट क्लास में? चेक करना क्या लिखवाया है, देखो ठीक है ना, वो आयरन की मेटलर्जी में ही आ गया, हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील क्वेंचिंग। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एनीलिंग, नाइट्राइटिंग और एक और कुछ होगा, टेम्परिंग। ठीक है चलो आज कुछ एक नया पढ़ने वाले हैं। हाँ जी जाओ, दौड़ के जाओ फिर। नहीं अपोजिट तो नहीं कहना चाहिए, इसमें भी इतना सॉफ्ट नहीं हो जाता कि अपन चबा जा लें उसको, है कि नहीं, उतना एक्सेस हार्डनिंग नहीं होती बस। जी हमें पढ़ना है आज हीट ट्रीटमेंट तो हो गया, हमें पढ़ना है थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। अब थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, तो पहले जरा थर्मोडायनामिक समझेंगे 10 मिनट। अभी तो बंद कर लो उसको, अभी एकदम जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बताऊंगा कब जरूरत पड़ेगी उसकी, है ना। तो थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, सीधी सी बात है, इसके अंदर एक्चुअली आपको एलिंघम डायग्राम नाम की कोई चीज होती है, उसको डिस्कस करना है। क्यों करना है, कैसे करना है? एक रिएक्शन मुझे दी हुई है, मान लीजिए Mg प्लस Al2O3 गिव्स MgO प्लस Al, या फिर एक रिएक्शन मुझे दी हुई है, Al प्लस MgO गिव्स Al2O3 प्लस Mg। ओके दो टाइप से ये रिएक्शन दी हुई है और मुझसे पूछा गया है विच वन इज करेक्ट। ठीक, ये ठीक वैसे ही हुई जैसे ऐसी एक रिएक्शन आती थी, Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu, या फिर Cu प्लस ZnSO4 गिव्स CuSO4 प्लस Zn। और हमसे बोलता था कौन सी करेक्ट है और कौन सी रॉन्ग है, तो हम बोल देते थे कि भाई सेकंड वाली जो रिएक्शन हमें नजर आ रही है यहां पर, वो सेकंड रिएक्शन कैसी है, रॉन्ग है, और फर्स्ट वाली रिएक्शन जो है वो करेक्ट है। ये किस बेसिस पे हम बताया करते थे? तो ये हम बताया करते थे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे बताया करते थे। तो क्या इसकी ऊपर वाली रिएक्शन को भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे बताएंगे? नहीं, ये रिएक्शन हम बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल। ठीक, और अभी आधे घंटे बाद आपको पता पड़ेगा कि ये दोनों ही रिएक्शन करेक्ट है, दोनों ही रिएक्शन करेक्ट है। अब ये कैसे करेक्ट है, चलिए इसके बारे में जरा डिस्कशन करते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दोनों ही करेक्ट हो जाएं, जबकि इस वाले में तो नीचे वाली रॉन्ग है। तो हम दिमाग ठिकाने पे नहीं है, हाँ शुक्र है मिटाने, नहीं तो उल्टा ही मिटा देता हूं। सुनिए, तो हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर मालूम होना चाहिए, एंड दैट इज फ्री एनर्जी। थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल में रिएक्शन होगी या नहीं होगी पता करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? फ्री एनर्जी।
चलो फ्री एनर्जी के लिए जरा जल्दी से गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बोल के बता दो। बहुत बढ़िया, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। और हमें मालूम होना चाहिए अ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस ओनली व्हेन इट्स डेल जी इज नेगेटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। रिएक्शन की जो स्पॉन्टेनिटी है वो डिसाइड होती है डेल जी के साइन से। सिर्फ और सिर्फ डेल जी के साइन से रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी डिसाइड होती है, ठीक, न डेल एच के साइन से न डेल एस के साइन से। ओके, तो एक चार्ट हम लोगों ने वैसे 11th क्लास में बनाया हुआ है, लेकिन हमें 12th में भी उसको दोबारा से बनाना है यहां नोट्स के अंदर, एंड दैट इज कंडीशंस फॉर स्पॉन्टेनिटी। तो कंडीशंस फॉर स्पॉन्टेनिटी में हम लिखते हैं यहां पर साइन ऑफ डेल एच, फिर लिखते हैं साइन ऑफ डेल एस, फिर लिखते हैं साइन ऑफ डेल जी, ठीक है। और इस प्रकार से एक चार्ट हम यहां पर बनाया करते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट मैंने लिखा है, नंबर यहां डाल देता हूं, सीरियल नंबर। फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है डेल एच नेगेटिव है और डेल एस जो है पॉजिटिव है, ठीक। डेल एच नेगेटिव है, डेल एस पॉजिटिव है, डेल जी का साइन कैसा होगा, ठीक, तो डेल जी का साइन नेगेटिव होगा, है ना। इतना तो कैच कर सकते हैं हम लोग, ठीक। 12th क्लास में है, मुझे नहीं लग रहा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ये नेगेटिव है, ये फार्मूले का नेगेटिव है, ठीक। डेल एस पॉजिटिव है, तो ये दोनों हो गए नेगेटिव, और नेगेटिव में नेगेटिव ऐड हो रहा है, तो नेगेटिव में नेगेटिव ऐड होगा तो आपका फाइनल आंसर भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। चेंज कर दिया क्या? हाँ जी, आने तो दो, अभी तो मैंने बात ही नहीं छेड़ी, अभी तो मैंने बात ही नहीं छेड़ी, ठीक। अब ये आ गया, मान लीजिए यहां पर नेगेटिव और ये भी हो गया नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव है, ठीक। और यदि दोनों ही नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव हो गया, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब नेगेटिव और पॉजिटिव ऐड हो रहे हैं, ठीक। तो नेचुरल बात है, आप साइंस के स्टूडेंट आप बोल देंगे कि भाई यहां तो दोनों आंसर की पॉसिबिलिटी, आंसर यहां नेगेटिव भी आ सकता है और आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, और कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी पढ़ रहे हैं तो यहां पे जो साइन है वो कैसा आना चाहिए, नेगेटिव ही आना चाहिए। और नेगेटिव तब आएगा व्हेन डेल एच इज ग्रेटर देन टी डेल एस। क्लियर है बात? पर एक बात अच्छी ने भाई साहब ने बोल भी दी और आप लोगों ने सुन भी ली कि यहां पर पॉजिटिव भी तो आ सकता है, ठीक, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन पॉजिटिव आ जाएगा तो वो कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ठीक है। चलिए, खुशी की बात है। थर्ड अपन देख लेते हैं। मान लीजिए दोनों पॉजिटिव हो गए, अब ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और मुझे आंसर कैसा चाहिए है, नेगेटिव। तो आंसर नेगेटिव तब आएगा जब अब कौन बड़ा हो जाए, टी डेल एस, मीन्स डेल एच इज लेस देन टी डेल। क्लियर? तो कहीं बैकग्राउंड में से अभी आपको एक आवाज सुनाई दी होगी कि ये स्पॉन्टेनिटी है जरूर, डेल जी नेगेटिव जरूर आ रहा है, लेकिन डेल जी यदि नेगेटिव आ रहा है तो इसका नेगेटिव आना क्या सिर्फ डेल एच और डेल एस पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, इसके पीछे टेम्परेचर भी एक फैक्टर हो सकता है। बस हम पहुंच गए अपने काम की बात पे, ठीक है ना। बस अब अपन धीरे धीरे एलिंगम डायग्राम तरफ सरक रहे हैं। डायरेक्ट एलिंगम डायग्राम बताऊंगा तो आपको मजा नहीं आएगा, तो धीरे धीरे हम एलिंगम डायग्राम तरफ सरकते चले जा रहे हैं। तो ये सबसे पहले हमने सीखी है कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी। अभी हम लैंग्वेज में भी लिखेंगे कि रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस ओनली व्हेन इट्स डेल जी इज नेगेटिव, ठीक है, खुशी की बात है। तो जैसा इन्होंने कहा, मैंने एक एग्जाम्पल पूछा 11th क्लास में, हमेशा यही एग्जाम्पल मैं पूछा करता हूं कि मेरे हाथ में ऐसा एक आइस पीस रखा है, हिंदी में भी रख सकता हूं, बर्फ का टुकड़ा, और मैंने आपसे पूछा कि बताइए ये मेल्ट होगा या नहीं होगा, जल्दी बता दीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात है ना, ठीक। कुछ लोग कहेंगे हाँ मेल्ट हो जाएगा। अब यदि आप बोलोगे मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसमें कहानी आगे जोड़ दूंगा। क्या कहानी आगे जोड़ दूंगा कि मेरे हाथ में आइस का पीस रखा हुआ है
और मैं इस समय अंटार्कटिका में खड़ा हुआ हूँ -40 डिग्री सेल्सियस पे, तो -40 पे खड़ा हुआ हूँ तो वो मेल्ट होगा क्या? नहीं होगा, है ना। ठीक, तो दोनों टाइप से आपके विचार व्यक्त हो सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि हाँ ये मेल्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। हमने बात ही नहीं करी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हमने बात ही नहीं करी है कि यहां पर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। भाई साहब बोल रहे हैं हम भी तो फ्रीज हो जाएंगे, है ना। अरे किसी डेड बॉडी के हाथ पे रखा हुआ है, चलो ऐसा सोच लो और फिर मेल्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। चलो अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यहां पे याद रखना, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कंफ्यूज हो जाते हैं, जाने क्या ऐसी बात है इसके अंदर, जबकि कोई इतना टिपिकल कंसेप्ट है नहीं। जब आप एंट्रोपी की बात करते हैं, रेंडमनेस, एंट्रोपी, ठीक, तो हमेशा सॉलिड की एंट्रोपी मिनिमम होती है, फिर लिक्विड की होती है और फिर किसकी होती है? गैस की होती है, ठीक। रेंडमनेस या डिसऑर्डर मैक्सिमम जो होता है वो किस में होता है? गैस के अंदर होता है। डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, यहां पर ये लिखा हुआ है, ओके। दूसरी बात, जब भी कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जब भी कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, बताइए हीट एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? इस बात को ध्यान रखना है ना, थोड़ा सा सोच में तो पड़ गए थे, हालांकि हम लोग भी एकदम कंफर्म नहीं थे। तो इसको ऐसा सोचा करो कि हाथ पे यदि बर्फ का टुकड़ा रखोगे तो वो ठंडा लगेगा, ठंडा लगेगा, और कोई भी चीज यदि ठंडी लग रही है मतलब वो क्या कर रही है? हीट को एब्सॉर्ब कर रही है, और हीट एब्सॉर्ब कर रहा है मतलब एंडोथर्मिक। आसपास कहीं पानी पड़ा हुआ है, ठीक, तो वो कुछ ना कुछ टाइम बाद अपने आप इवेपोरेशन हो जाएगा उसका, वो उड़ जाएगा। मतलब लिक्विड से यदि वेपर का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये भी कैसा होता है? एंडोथर्मिक होता है। समझ गए बात को? तो सॉलिड से लिक्विड का फॉर्मेशन भी एंडोथर्मिक है, लिक्विड से वेपर का फॉर्मेशन भी कैसा है? एंडोथर्मिक। और यदि आप इसकी रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक, तो लाप्लास लेवोशियर लॉ लग जाता है। क्या है लाप्लास लेवोशियर लॉ? जल्दी से बोल के बता दीजिए। हीट चेंज इन अ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स रिवर्स रिएक्शन विथ अपोजिट साइन। मतलब यदि मान लीजिए यहां से यहां जा रहा हूं मैं, सॉलिड से लिक्विड जा रहा हूं, 6 किलो जूल का चेंज आ रहा है, तो लिक्विड से सॉलिड जाने में -6 किलो जूल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी एक तरफ यदि वो एंडोथर्मिक है तो उसके अपोजिट में वो कैसी होगी? एक्सोथर्मिक। एंड टोटल हीट चेंज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसको बोलते हैं लाप्लास लेवोशियर लॉ। इज इट क्लियर? तो ये वेपर से लिक्विड का बनना कैसा हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। और ऐसी लिक्विड से सॉलिड का बनना भी कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। क्लियर है बात? ठीक। तो अब हम अगले कंसेप्ट पे पहुंच रहे हैं, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ स्पॉन्टेनिटी। अच्छे से समझेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ स्पॉन्टेनिटी। अभी तक फॉर्म भरे नहीं गए हैं आईआईटी के, मतलब और सुनहरा मौका है अपने लिए। समझ गए बात को? ठीक। तो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्यों बात छेड़ी? क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है हर बार। बिल्कुल जब भी आप एग्जाम देंगे आप चेक कर लीजिएगा, ये जो 2 चार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इनके ऊपर एक कंफर्म क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो साइन ऑफ डेल एच, अगेन साइन ऑफ डेल एस, फिर साइन ऑफ डेल जी, ठीक। भले 11th की कॉपी में बना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर से बनाना पड़ेगा ये चार्ट। और यहां पर हम एग्जाम्पल एंड कोई कमेंट करेंगे, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल लिखेंगे और कोई कमेंट करेंगे, उसमें बड़ा मजा आता कमेंट करना, है ना। चलिए, तो फर्स्ट मैंने ले लिया, यहां पे बाजू में देख देख के करूंगा, नेगेटिव पॉजिटिव। तो डेल एच का साइन कैसा है? नेगेटिव। और डेल एस का साइन कैसा है? पॉजिटिव। साइन लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको यहां इसका मतलब लिखना पड़ेगा कि डेल एच नेगेटिव, डेल एच नेगेटिव यानी एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक।
तो डेल एस पॉजिटिव मींस एंट्रोपी इंक्रीज, एंट्रोपी इंक्रीज। ठीक, बोलिए डेल जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? साइन कैसा आएगा डेल जी का? नेगेटिव। किसी भी तरीके से पॉजिटिव आ सकता है क्या? नहीं। यदि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, ठीक, तो हम कहेंगे ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। ठीक, ऐसा बनेगा लैंग्वेज। हाँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपसे पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऐसे करके पूछे जाते हैं स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन बनाए जाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन बन गया इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच एंट्रोपी इंक्रीज आर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। बिल्कुल सही बात है। ठीक, इसका कोई एक आध एग्जाम्पल बता सकते हैं क्या? जैसे ये कर दिया C+O2 gives CO2, ये स्पॉन्टेनियस है क्या? कार्बन अपने आप जलता रहता है क्या? हाँ, ठीक, कोल या कोयला अपने आप जलता रहता है, बस एक बार आपको उसको इनिशिएशन देना है। जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो सुन लीजिए, स्पॉन्टेनियस होना यानी अपने आप होना। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस भी दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी दो टाइप की होती हैं? फर्स्ट विच नीड नो इनिशिएशन, जैसे आइस को मेल्ट करना, ठीक, वाटर को एवेपोरेट करना, इसके लिए किसी इनिशिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं, ये अपने आप होती चली जाती है ना। लेकिन इसके अंदर सेकंड कैटेगरी आती विच नीड अ प्रॉपर इनिशिएशन, एक बार शुरू करो उसके बाद वो होती चली जाती हैं। कई ऐसी माइंस हैं, आपने सुना होगा झारखंड तरफ और बिहार यहाँ तरफ कई ऐसी माइंस हैं जो जल रही हैं, 50 साल हो गए, कोयले की माइंस हैं। ठीक, अब एक बार किसी ने उसके अंदर आग लगा दी थी, अब वो बुझा ही नहीं पा रहे उस आग को, वो जलती चली जा रही है, उसके अंदर जो कोयला है ना वो जल ही रहा है जब से 50 साल हो गए, है ना, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, सेकंड कंडीशन पर हम आते हैं। यहां पर सेकंड कंडीशन ये, इससे कंपेयर करूंगा मैं, तो ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। डेल एच नेगेटिव है, डेल एच नेगेटिव है मींस एक्सोथर्मिक है, ओके, और उसका डेल एस भी नेगेटिव है मींस एंट्रोपी क्या हो रही है इसके अंदर? डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज नेगेटिव है ना, मतलब एंट्रोपी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो इसमें डेल जी का साइन कैसा आएगा? तो आप कह रहे हैं दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, डेल जी यहां पर नेगेटिव भी आ सकता है और डेल जी यहां पर पॉजिटिव भी आ सकता है। डेल जी नेगेटिव कब आएगा? तो आप कहोगे डेल जी नेगेटिव आएगा व्हेन डेल एच इज ग्रेटर देन टी डेल एस। डेल एच टी डेल एस से कब ग्रेटर होगा? तो आप कहोगे जब टी डेल एस छोटा होगा तो डेल एच ग्रेटर होगा, ऐसा कहोगे? नहीं, हम ऐसा कहेंगे कि टी डेल एस तब छोटा होगा जब टेम्परेचर लो होगा। ठीक है, टी डेल एस तब छोटा होगा जब टेम्परेचर कैसा होगा? लो। ठीक, तो टी डेल एस छोटा हो जाएगा टेम्परेचर लो होने पर, मतलब साइन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, और नेगेटिव हो जाएगा मतलब स्पॉन्टेनियस। ठीक, एट लो टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। समझ गए बात को? तो लो टेम्परेचर पे कैसी हो जाएंगी ऐसी रिएक्शन? स्पॉन्टेनियस। लैंग्वेज क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच एंट्रोपी डिक्रीज आर स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। एक आध एग्जांपल बताओ। और इतना भयंकर टिपिकल एग्जांपल, आसान सा कुछ बता दो अपने लायक। अरे दिख तो रहा है बोर्ड पे, इधर देखना जरा। लिक्विड से सॉलिड का बनना कैसा है? एक्सोथर्मिक है। लिक्विड से सॉलिड का बनना एक्सोथर्मिक है, नहीं है? ठीक, और उसमें एंट्रोपी क्या होगी? डिक्रीज। तो वो लो टेम्परेचर पे अपने आप होता है कि नहीं होता है? होता है। लो टेम्परेचर पे अपने आप जो है वाटर काय में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? H2O लिक्विड से H2O सॉलिड। क्लियर है बात? पर जैसा जानकारी मिल रही है कि इसका साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, तो पॉजिटिव हो सकता है कब? व्हेन डेल एच इज लेस देन टी डेल एस। ठीक, डेल एच कब लेस होगा टी डेल एस से? जब टी डेल एस बड़ा होगा। टी डेल एस बड़ा कब होगा? जब टेम्परेचर हाई होगा। तो टेम्परेचर यदि हाई होगा तो साइन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस।
तो क्या लिखूंगा, नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। बताओ एग्जांपल। बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक। अरे यही का यही एग्जांपल होगा, नहीं होगा? लिक्विड से सॉलिड हाई टेम्परेचर पे अपने आप बन जाएगा क्या? नहीं, ठीक। आइस बनाना है, गर्मी के दिन चल रहे हैं, शरबत पीना है, बाल्टी में पानी भरो, दौड़ के छत पे जाके बैठ जाओ बाल्टी लेके, हैं, ठीक। तो लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा क्या? नहीं ना। नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। ये बड़ा घुमाने वाला होता है भाई कंसेप्ट। अभी क्लास में बैठे ना तो सब बड़ा आसान लग रहा है, जब एग्जाम में करोगे ना साइन तो गोल गोल घूमना चालू हो जाते यार, क्या 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 क्या। तो इसलिए कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना। थर्ड भी यहां देख करके करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ओके। अब ये पॉजिटिव है यानी एंडोथर्मिक है, ठीक। एंट्रोपी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, ठीक। डेल जी का साइन कैसा आएगा? तो डेल जी का साइन नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, आएगा नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव। नेगेटिव कब आएगा? व्हेन डेल एच इज लेस देन टी डेल एस, डेल एच लेस देन टी डेल एस। तो पॉजिटिव कब आएगा? व्हेन डेल एच ग्रेटर देन टी डेल एस, ठीक। तो डेल एच लेस देन टी डेल एस मतलब टी डेल एस बड़ा है। टी डेल एस बड़ा कब होगा? ठीक, जब टेम्परेचर हाई होगा। और टेम्परेचर यदि हाई होगा तो साइन कैसा आ जाएगा? नेगेटिव, यानी स्पॉन्टेनियस, ठीक। तो क्या लिखोगे? स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, ठीक। ये हो सकता है सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वेपर, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वेपर, ये एंडोथर्मिक है और इनमें एंट्रोपी क्या हो रही है? इंक्रीज। तो कोई सा भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड। समझ गए बात को? और आप अकल है सब में, टी डेल एस छोटा है मतलब लो टेम्परेचर है, तो साइन कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो क्या कहोगे? नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। तो क्या बन जाएगा? H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, ठीक। यदि लो टेम्परेचर है तो सॉलिड की काय को इच्छा होगी लिक्विड में कन्वर्ट होने की, वो सॉलिड बना रहेगा। क्लियर है बात, ठीक। लास्ट एक कंडीशन आई, मान लीजिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। डेल एच कैसा है? पॉजिटिव यानी एंडोथर्मिक, और डेल एस कैसा है? नेगेटिव यानी एंट्रोपी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक। बताइए डेल जी का साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। मींस ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक। इसमें किसी भी कंडीशन में नेगेटिव नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आई, ठीक। तो ये एलिंघम अंकल बोल क्या रहे हैं? आज चैप्टर खत्म कर रहे हैं, मेटलर्जी हो गया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चालू करेंगे। तो एलिंघम अंकल बोल क्या रहे हैं? एलिंघम बोल रहे हैं कि क्या किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस किया जा सकता है? आप खुद बताइए। कोई भी रिएक्शन यदि नॉन स्पॉन्टेनियस है तो क्या उसको स्पॉन्टेनियस किया जा सकता है? यस, ठीक। कैसे किया जा सकता है? दो तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं? ध्यान से सुनिएगा। पहला तरीका दिख रहा है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। ये देखो, वही रिएक्शन यदि लो टेम्परेचर है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और वही रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे कैसी है? स्पॉन्टेनियस है। मींस किसी नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस किया जा सकता है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। कर सकते हैं टेम्परेचर चेंज करके उसको, पक्का है? बात समझ में आ गई है, ठीक। खुशी की बात है। दूसरा, क्या और कोई तरीका हो सकता है? प्रेशर। चलो सुनो, बहुत पुरानी बात है, और यदि आपके पास नोट्स हो, सरफेस केमिस्ट्री वाला चैप्टर यदि आपकी कॉपी में हो अभी भी, तो कृपया करके पेज पलटाइए। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आपको एक हेडिंग मिलेगी कैटलिस्ट,
और कैटलिस्ट का फोर्थ टाइप निकालिए जरा। पहला लिखा होगा पॉजिटिव, दूसरा लिखा होगा नेगेटिव, थर्ड लिखा होगा इंड्यूस और फोर्थ लिखा हुआ होगा ऑटो। ठीक है ना, लिखा हुआ है। ठीक, इसमें फोर्थ नहीं, इंड्यूस निकालो, इंड्यूस। थर्ड या फोर्थ नंबर पे कैटलिस्ट का टाइप डाला होगा इंड्यूस कैटलिस्ट, मिल गया। अब देखिए इंड्यूस कैटलिस्ट में एक एग्जांपल लिखा होगा कि सोडियम सल्फाइड ऑक्सीडाइज इन एयर बट सोडियम आर्सेनाइड नॉट ऑक्सीडाइज। बहुत गंभीरता से लेना मामले को भाई, इस मामले को बहुत गंभीरता से लेना जो मैं बोल रहा हूं। मिला नहीं मिल पा रहा है? ठीक है, ढूंढवा दो कोई जरा। तो उसमें लिखा हुआ है सोडियम सल्फाइड ऑक्सीडाइज इन एयर बट सोडियम आर्सेनाइड नॉट ऑक्सीडाइज। आगे बोलता है बट व्हेन बोथ सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम आर्सेनाइड प्लेस्ड टुगेदर देन बोथ गेट्स ऑक्सीडाइज, लिखा हुआ है। फिर देखो आगे क्या बोलता है, इन दिस एग्जांपल ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड इंड्यूस ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम आर्सेनाइड। और यदि आपने उस दिन ये बात पढ़ी होगी तो मैंने आपसे जरूर कहा होगा कि जब आपका मेटलर्जी चैप्टर आएगा तो इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। हो क्या रहा है, सोडियम सल्फाइड के लिए मान लीजिए सिर्फ जस्ट एक एग्जांपल कि सोडियम सल्फाइड वाली जो रिएक्शन है उसके लिए डेल जी की वैल्यू है मान लीजिए -500 किलो जूल पर मोल। और सोडियम आर्सेनाइड जो है इसके लिए डेल जी की वैल्यू है +200 किलो जूल। तो इसका डेल जी नेगेटिव है इसलिए तो ये अपने आप हो रही है। अब इसका डेल जी कैसा है, पॉजिटिव, इसलिए अपने आप नहीं हो रही। तो इन्होंने क्या अकल लगाया कि यदि कोई रिएक्शन नहीं हो रही है यानी नॉन स्पॉन्टेनियस है तो इसको स्पॉन्टेनियस करने के दो तरीके हैं। पहला, उसका टेम्परेचर चेंज कर लो, और यदि टेम्परेचर चेंज करने से भी नहीं होती है या हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है टेम्परेचर चेंज करने की, तो फिर हम क्या करें, उस रिएक्शन को किसी एक ऐसी रिएक्शन के साथ ऐड कर दें हैविंग लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल जी, हैविंग लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल जी। तो दोनों रिएक्शन का जो ओवरऑल डेल जी रहेगा, नेट डेल जी, वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस भी कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। एलिंगम घुस गया दिमाग के अंदर, यही है एलिंगम। वो डायग्राम देख के डरना नहीं है कि यार क्या फोटो खींच के भेज दी, इतनी खतरनाक डिजाइन है, ठीक है ना, कुछ नहीं है वो। एलिंगम सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा है कि किसी नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस दो तरीकों से बना सकते हो, या तो टेम्परेचर चेंज कर दो या फिर किसी ऐसी रिएक्शन से जोड़ दो हैविंग लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल जी। आ गई बात समझ में? ठीक। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नोट्स ढूंढिएगा कभी समय मिले तो जिस दिन मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म करता हूं मुझे ऐसा ध्यान आता है, नर्स्ट इक्वेशन के साथ खत्म करता हूं हमेशा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और उसमें नर्स्ट इक्वेशन की ढेर सारी वैरायटी बताता हूं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे करके। उसमें लास्ट में हमेशा मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं जिसमें डेल जी इक्वल टू -NFE लगाते हैं हम लोग और उससे सॉल्व करते हैं। चेक करिएगा, कॉपी में लिखी हुई होंगी। वो भी तो यही रिएक्शन है कि कोई एक रिएक्शन अपने आप हो रही है, उसका डेल जी नेगेटिव है, एक नहीं हो रही है डेल जी पॉजिटिव है, दोनों को कंबाइंड कर दिया तो फाइनल डेल जी कैसा आया, नेगेटिव। अभी बात समझ में? ठीक, तो चलिए लिखिए जरा, क्या हेडिंग डालिए, थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। लिखिए, ए पॉइंट लिखिए, अ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस ओनली व्हेन a reaction is spontaneous only when its del G is, a reaction is spontaneous only when its del G is negative, its del G is negative। ठीक है, बी पॉइंट लिखिए, B point, if
del G is positive, if del G is positive, reaction will be non-spontaneous. Reaction will be non-spontaneous. Third, if del G is equal to 0, reaction is in equilibrium. Reaction is in equilibrium. ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए, कंडीशंस फॉर स्पॉन्टेनिटी. कंडीशंस फॉर स्पॉन्टेनिटी. ये लिखो, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस. डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस. और उसका ये वाला चार्ट बनाओ. ऊपर की बातें अभी मत लिखना, सिर्फ डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस लिख के ये वाला चार्ट बनाइए. जिनका हो जाए वो स्पेशल पॉइंट करके ये ऊपर वाली बातें नोट करना. जिनका ये चार्ट हो जाए वो स्पेशल पॉइंट करके ऊपर की बातें नोट कीजिए. हो गया? जी, स्पेशल पॉइंट नोट करें. डाली हेडिंग, डिपेंडेंस ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑन टेम्परेचर. डिपेंडेंस ऑफ स्पॉन्टेनिटी, हेडिंग डालिए, डिपेंडेंस ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑन टेम्परेचर. ये चार्ट बना डालिए, डिपेंडेंस ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑन टेम्परेचर. ये वाला चार्ट बना लीजिए पूरा.
बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है भाई, मजाक नहीं करना इसके साथ, ध्यान रखना। हो गया? चलो ठीक है, हो गया सभी का, उम्मीद है। अरे बहुत टाइम ले लिया यार, मैं आगे नहीं ले जाऊंगा चैप्टर को, ध्यान रखना, आज के आज खत्म करना है इसको। चलिए फटाफट कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं। डालिए हेडिंग, डालिए सबसे पहले तो
एलिंघम डायग्राम, एलिंघम डायग्राम, ELLINGHAM, एलिंघम डायग्राम। देखिए, अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, a non-spontaneous reaction means with del G positive, with del G positive can be made spontaneous, can be made spontaneous by, can be made spontaneous by, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, changing the temperature, changing the temperature, second, by adding with new reaction, by adding with new reaction having by adding with new reaction having large negative value of del G, by large negative value of del G। ठीक है, एरो बना के लिखिए। अरे लार्ज क्यों? लार्ज नेगेटिव वैल्यू रहेगी तो आप उसमें किसी पॉजिटिव को ऐड करोगे तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा, इसलिए लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल जी। ठीक है जी, एरो का साइन बना के लिखिए। एलिंघम डायग्राम्स आर ग्राफ्स for formation of oxide of different elements between their del G value with temperature, between their del G value with temperature। फिर एरो का साइन बना के लिखिए। An element with large negative value of del G an element with large negative value of del G can displace other element, with less negative value of del G, with less negative value of del G from its oxide, ठीक है, मतलब नीचे वाला हमेशा ऊपर वाले को इसमें हटाता है। कैसा होता है चलिए देखिए, बोर्ड पे देखिए। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसकी कहानियां नहीं लिखना है अपने को, है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। करना क्या है आपको, मैंने 3 इमेजेस शेयर करी हैं आपके साथ, वो आपकी सीधे बुक में से फोटो क्लिक करके शेयर करी है मैंने।
उन तीनों इमेजेस को बना लेना है और हम उन तीनों इमेजेस के ऊपर हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि एक्चुअली क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे बना लेना उन इमेजेस को जो मैंने डिटेल लिखवाया अभी। उसके बाद अब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है Mg plus Al2O3 gives MgO plus Al, और सेकंड आपको दिया हुआ है Al plus MgO gives Al2O3 plus Mg, और आपसे पूछा गया है कि कौन सी करेक्ट होगी, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने एलिंग्राम डायग्राम को ढूंढा। यहां देखिए बोर्ड पे, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा साथ साथ। इस एलिंग्राम डायग्राम में यहां पर टेम्परेचर लिया हुआ है, एक्चुअली वो स्मॉल टी है, कैपिटल टी नहीं, तो इसलिए यहां पे जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मीन 273 केल्विन, है ना। और फिर अलग अलग टेम्परेचर रेंज दी हुई है, तो 0 डिग्री सेल्सियस को आप 273 केल्विन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर दी हुई है डेल जी की वैल्यू, डेल जी 0 एफ भी लिख सकते हैं, छोटू सा यहां पर एफ भी लगा सकते हैं, एफ फॉर फॉर्मेशन, सो इट इज फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है ना, नहीं भी एफ लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं। और ये छोटा सा जो 0 अपन इस चैप्टर में लगाते हैं थर्मोडायनामिक्स में, ये रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड स्टेट को। ठीक है ना, तो आप यहां पे छोटू सा 0 भी लगा सकते हैं। ओके, अब इसमें कोई एक लाइन मुझे ऐसी दी हुई है, जैसे क्वेश्चन अभी एमजी और एएल के बारे में है, तो आप फर्स्ट डायग्राम को जब चेक करेंगे तो आपको नजर आएगा एमजी की एक ऐसी लाइन बनी हुई है और ऐसी गई हुई है। ओहो, ठीक है, एमजी की एक ऐसी लाइन बनी हुई है और वो अचानक से ऐसी ऊपर चली गई है, और इस पे लिखा हुआ है Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ठीक, नहीं भी दिख रहा है अभी डायग्राम तो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं तो सुन लीजिए केवल कि ऐसी एक लाइन बनी हुई है Mg के बारे में। ओके, और एक लाइन उसके ठीक ऊपर ऐसी बनी हुई है, Al प्लस O2 गिव्स Al2O3। क्लियर है बात? ठीक, यहां डेल जी की वैल्यू कुछ माइनस में 1200 है ना, माइनस 1200 किलो जूल पर मोल के लगभग है। यहां कुछ माइनस 1100 किलो जूल पर मोल है, फिर आगे डिक्रीज होती चली जा रही है, यहां कहीं जाकर के 0 हो जाएगी, और इसके ऊपर कैसी वैल्यू हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, है ना। एकदम ऊपर तक आप पहुंचेंगे तो वहां पे वैल्यू 0 हो जाएगी और 0 के ऊपर फिर पॉजिटिव हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब कि 0 के नीचे जितने आ रहे हैं वो सब नेगेटिव हैं, यानी स्पॉन्टेनियस है। 0 पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, 0 के ऊपर जाओगे तो कैसे हो जाएंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस। और 0 से जितना नीचे तरफ जाओगे उतना ज्यादा डेल जी नेगेटिव होता चला जाएगा, माइनस 1200, माइनस 1100, माइनस 1000, समझ रहे बात को? ठीक है ना, फिर माइनस 900, ऐसा, यानी धीरे धीरे हम 0 की तरफ जा रहे हैं। ठीक, तो स्पॉन्टेनिटी से नॉन स्पॉन्टेनिटी की तरफ बढ़ रहे हो यदि आप ऊपर उठ रहे हो तो। इतनी बात समझ में? तो कोई भी रिएक्शन आपसे पूछी कि कौन सी पॉसिबल होगी या नहीं होगी, तो जो नीचे होता है वो ऊपर वाले को क्या कर देता है, आसानी से रिड्यूस कर देता है, क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है नीचे वाले की, है ना। दूसरी बात, इस लाइन में अचानक से यदि कहीं कोई कर्व आता है या वो चीज मुड़ती है, जैसे कि ये ग्राफ अचानक से यहां जाकर के मुड़ा है, तो ये फेज चेंज को रिप्रेजेंट करता है। काय को रिप्रेजेंट करता है, फेज चेंज। फेज चेंज से मतलब क्या है, अचानक से सॉलिड से वहां पर लिक्विड बना होगा या लिक्विड से गैस बनी होगी, ऐसा फेज चेंज होता है। क्लियर है बात? अब यदि हम ध्यान से देखें तो ये नीचे वाली लाइन Mg की है और ऊपर कौन है, Al, मतलब बिल्कुल साफ है कि मैग्नीशियम कैन रिड्यूस Al2O3, तो मैग्नीशियम कैन रिड्यूस Al2O3 मींस फर्स्ट रिएक्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सही रिएक्शन है। आई यहां तक बात समझ? लेकिन जब मैं इस लाइन के साथ साथ आगे बढ़ा तो अचानक से यहां पर मेरी नजर पड़ी, और इस पॉइंट पे यदि मैं देखता हूं तो अब मुझे क्या नजर आता है कि अब Mg वाली लाइन ऊपर निकल गई और Al वाली लाइन कहां पर आ गई, नीचे आ गई। चेक करो ध्यान से, ठीक है ना। ये देखो Mg वाली लाइन अब ऊपर निकल गई और Al वाली कहां पे आ गई, नीचे आ गई। और अभी हम बात कर रहे थे कि जो नीचे होता है वो ऊपर वाले को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। मतलब आप Al भी क्या कर सकता है, Mg को रिड्यूस कर सकता है। तो
तो AlMg को रिड्यूस कर सकता है, मतलब नीचे वाली रिएक्शन भी कैसी है, करेक्ट है। इज इट क्लियर? तो हमें इसका ये टेम्परेचर जोन मालूम होना चाहिए। पूरे आप याद नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना, पूरे आप याद नहीं कर पाओगे, तो सिर्फ जो मैं 2-4 सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूं बस इसको करना है आपको, ठीक है ना जी। तो इसमें टेम्परेचर है 1623 केल्विन। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वहां पता पड़ेगा 1623 केल्विन है, मींस बिलो, यहां लिख देता हूं बिलो 1623 केल्विन, ठीक। 1623 केल्विन के नीचे कौन सी सही है, ये वाली, मतलब Mg जो है वो Al2O3 को रिड्यूस कर सकता है? एंड अबव 1623 केल्विन कौन सी रिएक्शन सही है, अब ये वाली रिएक्शन सही है। आई या नहीं आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसके अंदर, पक्का है, ठीक। तो पहले तो क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। क्वेश्चन क्या बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक। तो उसमें रिएक्शन लिखो Mg प्लस Al2O3 गिव्स MgO प्लस Al, है ना। अभी करेक्ट और रॉन्ग मत लगा देना कुछ भी, है। और फिर नीचे वाली भी लिखो। अब उसका सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन, ठीक। तो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू एलिंघम डायग्राम, अकॉर्डिंग टू एलिंघम डायग्राम। और अब जितना जो कुछ लिखा है बोर्ड पे विथ डायग्राम उसको नोट कर लीजिए। डर तो नहीं लगा एलिंघम से, सिंपल है ना। बेसिक से पढ़ लेते हैं, कंसेप्ट को अच्छे से बेसिक क्लियर कर लेते हैं तो बन जाती हैं चीजें। दोनों पे करेक्ट के साइन लगाओगे दोबारा से लिख करके, और लिखोगे एक बिलो 1623 केल्विन और एक अबव 1623 केल्विन। जी एनसीईआरटी में है ना भैया, ये लेके बैठे हैं एनसीईआरटी क्लास में, क्यों एनसीईआरटी लेके बैठे ना, दिख रहा है ना एनसीईआरटी के अंदर, जी एनसीईआरटी में है, छप गया, दें अगला क्वेश्चन दें। लिखे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, क्वेश्चन लिखे, फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgO and CO, MgO and CO at two different temperature, at two different temperature are given below, at two different temperature are given below. On the basis of these data, on the basis of these data,
प्रिडिक्ट द टेम्परेचर at which carbon can reduce MgO. Carbon can reduce MgO. Predict the temperature at which कार्बन कैन रिड्यूस MgO. ये सब कुछ दिया हुआ है, इसको एज इट इज नोट कीजिए, ये क्वेश्चन है आपका. जी माइनस, पूरी वैल्यू नेगेटिव में दी हुई है. हुआ? जी टाइम कम है इसलिए मैं ही करके बता रहा हूं, क्योंकि अब इसको हम कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं. चलिए मैं बता रहा हूं कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व. ठीक, तो सबसे पहले मैं टेम्परेचर ले लेता हूं एट, कौन सा ले लूं, 1273 केल्विन. पहला टेम्परेचर मैंने ले लिया. एक सॉल्व मैं करके बता रहा हूं, दूसरा आप खुद करेंगे. बोर्ड पे देखिए. अब ये CO और MgO की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है ना. तो CO और MgO को फॉर्म कर लो. CO कैसे फॉर्म होगा, C प्लस हाफ O2 गिव्स CO. ठीक, और MgO कैसे फॉर्म होगा, Mg प्लस हाफ O2 गिव्स MgO. बोलो हाँ. इसके लिए जो आपको वैल्यू दिया हुआ है CO के लिए 1273 पर माइनस 439 किलोजूल पर मोल, और MgO के लिए जो वैल्यू आपको दिया हुआ है दैट इज माइनस 941 किलोजूल पर मोल. ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, इक्वेशन सेकंड बन गई. हो गया. अब मुझसे पूछ रहा है कि कार्बन जो है वो MgO को रिड्यूस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. तो मैंने इक्वेशन बनाई, C प्लस MgO गिव्स CO प्लस Mg. ये पूछा ये होगा या नहीं होगा, मतलब कुल मिलाकर के इसके लिए डेल G मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, हम लोग पहले भी कर चुके हैं. 11th में हेंस लॉ, 12th में कोलरॉश लॉ. ठीक, तो जो गिवन इक्वेशन है उसकी हेल्प से पूछी गई इक्वेशन को बना लीजिए. तो पूछी गई को कैसे बना लूं गिवन की हेल्प से, तो क्यों ना इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दूं. बोलो हाँ. ठीक, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दूं. तो डायरेक्ट करूं क्या. ठीक, तो C प्लस हाफ O2 गिव्स CO है ना, और ये है माइनस 439, और सेकंड को उसमें से माइनस कर रहा हूं तो माइनस Mg माइनस हाफ O2 गिव्स माइनस MgO, और ये माइनस माइनस प्लस 941. क्लियर है बात. ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस Mg उस तरफ चला जाएगा और ये माइनस MgO इस तरफ आ जाएगा. तो C प्लस MgO गिव्स CO प्लस Mg, लेकिन जो आंसर आ रहा है मेरा वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आया. ठीक, तो बोलो हो पाएगी क्या, नहीं. मतलब इस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. घुस गया दिमाग में. अब ऐसा कैसा सॉल्व करोगे आप, किस टेम्परेचर पे, 2273 केल्विन पर. ठीक, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा कैसा 2273 पे सॉल्व करोगे. यदि नेगेटिव आ जाएगा मतलब रिएक्शन कैसी हो गई, पॉसिबल हो गई. आया मोजा, बन जाएगा क्वेश्चन, आ गया, बिल्कुल बनेगा. नोट करो फटाक से जरा.
फोन चालू दिख जाए बस, घंटी मारना चालू। हरि बोल। दूं क्या? चलिए सवाल उठा, अगला सवाल जल्दी करो यार, इससे टाइम हो जाएगा फिर। लिखिए, आउट ऑफ सी एंड सीओ, आउट ऑफ सी एंड सीओ which one is better reducing agent, which one is better reducing agent for FeO? जी बोलिए। आउट ऑफ, फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो, आउट ऑफ C एंड CO which one is better reducing agent for FeO? चलिए, बहुत पुरानी बात है, बहुत ही पुरानी बात है। कितनी पुरानी है? हाँ, पिछली क्लास की बात है। मैं आपको आयरन की मेटलर्जी पढ़ा रहा था, नहीं शायद उसके पहले का भी, जब ब्लास्ट फर्नेस मैंने आपको पढ़ाई थी आयरन में। तो ब्लास्ट फर्नेस में चेक करिएगा, ऊपर था कप एंड कोन, और कप एंड कोन के अंदर हमने क्या डाला था? Fe2O3 प्लस कोक प्लस CaCO3, है ना। Fe2O3 को हमने कहा था ओर, और C को कहा था रिड्यूसिंग एजेंट, और CaCO3 था फ्लक्स। ठीक है, नोट्स अच्छे बनने चाहिए इसीलिए। तो अब C को लिखा जरूर था रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन चेक करिएगा सबसे पहले ही क्या हो रहा था कि CO बना ले रहे थे, और ऊपर जो एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा था वो कौन कर रहा था? CO कर रहा था। देखिए, पूरी भी ब्लास्ट फर्नेस में कहीं भी मैंने कार्बन से रिडक्शन नहीं करवाया, तो आंसर तो आपको मिल गया कि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पर? CO, है ना, कार्बन के कंपेयर में। लेकिन इसको एलिंघम डायग्राम से हमें एक्सप्रेस करना है, तो एलिंघम डायग्राम से जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि एक ऐसी लाइन बनी हुई है, और इस लाइन पे लिखा हुआ है Fe प्लस O2 गिव्स FeO। संभालना बाबू, Fe प्लस O2 गिव्स FeO, ठीक। और इसके नीचे से एक ऐसी लाइन आई है सटाक से, और ऐसे करके निकल गई है, ठीक। और इस पे शायद लिखा होगा CO प्लस O2 गिव्स CO2, ऐसे लिखा हुआ। और एक लाइन यहां कहीं से ऊपर से आई है, जो इसी जगह ऐसे क्रॉस कर रही होगी, यहीं पे क्रॉस कर लेना, ठीक। और इस लाइन के ऊपर लिखा हुआ है C प्लस O2 गिव्स CO। समझ गए बात को? तो इनका जो पॉइंट मिल रहा है जहां पर इंटरेक्शन हो रहा, वो ये पॉइंट है। और इस पे टेम्परेचर आ रहा है 1073 केल्विन। बोलो हाँ, 1073 केल्विन यानी अप्रॉक्स अपन मान ले 800 डिग्री सेल्सियस के लगभग है। तो 800 डिग्री सेल्सियस से जब हम नीचे देखते हैं तो CO की लाइन नीचे आ रही है और FeO की लाइन ऊपर आ रही है। मींस CO प्लस FeO गिव्स Fe प्लस CO2। यस और नो? कब तक हो रहा है? बिलो 1073 केल्विन यानी 800 डिग्री सेल्सियस के नीचे। इसलिए हम वहां पे 450 से 750 पे निकल गए थे, चेक करिए, हाँ या ना, ठीक। और इस टेम्परेचर के ऊपर यदि चले जाते हैं तो अब CO ऊपर निकल गया फाड़ता हुआ, नीचे कौन आ गया? कार्बन आ गया, कार्बन नीचे। तो कार्बन यदि नीचे आ गया है मतलब क्या हुआ? C प्लस FeO गिव्स Fe प्लस CO, यही होगा, ठीक।
अबव 1073 केल्विन। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी उतना फ्यूल जलाना पड़ेगा ना अपने को, उतना फ्यूल जलाएंगे तो उतना महंगा पड़ता चला जाएगा। फ्यूल बहुत महंगा है आजकल, है कि नहीं? ठीक, तो हमारे लिए तो आसान है कि कम टेम्परेचर पे काम हो जाए अपना, और कम टेम्परेचर पे काम हो जाए मतलब बिलो 1073 हो जाए। तो बोलिए ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? CO है कंपेयर टू C। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन कैसा आएगा पूछ लिया, समझ गए? ठीक, लिख लो CO इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, और ये उसका एक्सप्लेनेशन है। ये सब मैंने डायग्राम शेयर किए हैं आपके साथ। CO इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। हो गया? चलो लास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं एलिंगम डायग्राम के ऊपर। इसके बाद हाइड्रोमेटलर्जी करके एक क्वेश्चन बता देते हैं जल्दी से, और उसके बाद एक अमलगमेशन और चैप्टर खत्म आपका। सब पढ़ा दिया और खूब पढ़ा दिया भर भर के। चलो क्वेश्चन लिखिए, Mg कैन रिड्यूस SiO2 और नॉट? क्वेश्चन है Mg कैन रिड्यूस SiO2 और नॉट? देखो बोर्ड पे, फिर से अंकल की जरूरत पड़ेगी हमको, और जब हम ग्राफ देखेंगे तो हमें एक ऐसी लाइन नजर आएगी, इस लाइन पे लिखा हुआ है Mg प्लस O2 गिव्स MgO। हाँ ठीक है, 2 MgO 3 MgO छोड़ो, और कहीं ऊपर एक लाइन ऐसी गई हुई है और इस पे लिखा हुआ है Si प्लस O2 गिव्स SiO2। समझ गए? ठीक, और यहां पर टेम्परेचर जो दिया हुआ है शायद 1973 केल्विन है। बोलो हाँ। आगे आप समझदार हैं कि 1973 केल्विन से नीचे कौन नीचे है? Mg, मतलब Mg SiO2 को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन इस टेम्परेचर के ऊपर Mg की लाइन ऊपर निकल गया, अब SiO2 नीचे आ गया, तो अब Mg SiO2 को रिड्यूस नहीं कर सकता, बल्कि Si क्या करेगा? MgO को रिड्यूस कर देगा। तो एक्सप्लेनेशन लिखवाने की जरूरत तो नहीं है। अब समझ में आ गया? डायग्राम से बना लो, खत्म करो, बढ़िया काम हो गया एकदम। नहीं नहीं, याद नहीं करना पड़ेगा आपको, ये तो डायग्राम दे करके पूछेगा, या तो कुछ भी XYZ लिखा हुआ रहेगा, है ना, और या फिर आपको बस ये ध्यान रखना कि कौन नीचे है कौन ऊपर है। बढ़िया। चलिए, इसी का थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल को करने का एक और तरीका होता है। ठीक, डालो हेडिंग हाइड्रोमेटलर्जी, बहुत जम से इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। हेडिंग डालिए हाइड्रोमेटलर्जी।
लिखिए, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय डिसॉल्विंग द ओर, बाय डिसॉल्विंग द ओर in a suitable reagent, by dissolving the ore in a suitable reagent, followed by precipitation or displacement of the metal by a more reactive or more electropositive metal, by a more reactive or more electropositive metal is known as hydrometallurgy. Is known as hydrometallurgy. सुनिए ध्यान से, सब कॉपी लेके बैठे हुए हैं ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, तो जल्दी से जरा पेज पलटाइए। और जब मैं आपको कंसंट्रेशन मेथड्स पढ़ा रहा था एकदम फर्स्ट क्लास पे पहुंच जाइए, और कंसंट्रेशन मेथड पे देखिए मेक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस नजर आ रही होगी, दिख रहा है क्या? मेक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, अरे सिल्वर और गोल्ड की कोई रिएक्शन दिख रही होंगी, ठीक? इतना काहे पलटा रहे हो? ऊपर ही होगा ना, कंसंट्रेशन में ही है, नहीं है? कहां पर है? हाँ, लीचिंग में, लीचिंग कंसंट्रेशन की तो एक मेथड है ना, ठीक? तो लीचिंग के अंदर देखिए एक हॉल या बायर प्रोसेस दिख रही होगी, उसके बाद नीचे आपको मेक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस दिख रही होगी, ठीक है? अब मेक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस के अंदर क्या दिख रहा है? जैसे आपके पास सिल्वर है तो उसमें आपने साइनाइड डाला हुआ था, बोलो हाँ, ऊपर से पानी और एयर पास करना चालू की थी। क्यों कर रहे थे उसका भी रीजन मैंने लिखवाया हुआ है कि जब तक नेटिव सिल्वर है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिल्वर ग्लांस यदि है तो रिएक्शन कैसी हो जाती है? रिवर्सेबल, इसलिए ऑक्सीजन भेजनी पड़ती है। लिखा है नहीं लिखा हुआ है? ठीक है, पढ़ा करो भाई। तो यहां पर जब आप NaCN को डालते हैं नेटिव सिल्वर में तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है? इस कॉम्प्लेक्स का क्या नाम है वो तो हम नेक्स्ट क्लास से सीखने ही जा रहे हैं, है ना, ठीक? तो वहां पर हम सीख लेंगे। प्लस निकल गया कुछ तो भी, OH नेगेटिव वगैरह निकल गया, इसको NaCN नेगेटिव कर देता हूं, छोड़ो, ठीक है? गोल्ड ले लेता यदि मैं यहां पर, और गोल्ड की यदि रिएक्शन करवा देता तो क्या बनता? AuCN होल ट्वाइस। आ रहे हैं बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, ठीक है? अब हुआ क्या इस रिएक्शन के अंदर? ये अच्छा खासा नेटिव सिल्वर था, हालांकि वो इम्प्योर था, ठीक? तो वो काय के अंदर चला गया है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर चला गया। ये उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गया कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब क्या करेंगे हम? हाइड्रोमेटलर्जी करेंगे। हाइड्रोमेटलर्जी है क्या? लोड लेके नहीं पढ़ना, बहुत ही सिंपल सी बात लिखी हुई है। पहले तो आप मेटल को किसी सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर लीजिए, और सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना क्या कहलाता है? लीचिंग कहलाता है। कर लिया, तो लीचिंग कर ली हमने उसकी, ठीक? अब लीचिंग करने के बाद जब वो मेटल आ गई है आपके पास, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप यहां पर ये जो मेटल आपके पास आ गई है, अब आप इसमें कोई मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डालेंगे, ठीक? और हमें मालूम है कि जिंक की रिएक्टिविटी इनके कंपेयर में बहुत ज्यादा है,
तो हम इसमें एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डालेंगे और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल आकर के इनको क्या कर देगा, यहां से डिस्प्लेस कर देगा। तो ये बन जाएगा Zn, ठीक, Cn4 प्लस Ag अलग हो जाएगा। ऐसे यहां पर बन जाएगा Zn Cn4 प्लस कौन अलग हो जाएगा, Au। आई या नहीं आई बात समझ में? ठीक, अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि Zn Cn4 बनना है, हमें कैसे पता पड़ेगा Ag Cn2 बनना है? इन सबके आंसर आपको नेक्स्ट यूनिट में मिल जाएंगे, क्योंकि वही हम पढ़ने जा रहे हैं, नाम ही है इसका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है ना, वो सब आंसर मिल जाएंगे। फिलहाल काम की बात जो थी वो समझ में आ गई। ये भी एक प्रकार से उसी का एप्लीकेशन है, एलिंघम डायग्राम जैसा ही है ना। जल्दी से नोट कीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं, चैप्टर खत्म आपका। अब करके देखना भाई, आपकी जो भी एक्सरसाइज अवेलेबल हो, एनसीईआरटी फलाना ढिमका, करिए, सब बनेगा। हो गया? एक क्वेश्चन लिखिए, कहां चला गया, चलिए क्वेश्चन लिखिए, होमवर्क है आपका। कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड copper can be extracted by hydrometallurgy. Copper can be extracted by hydrometallurgy, but zinc is not. Why? बट जिंक इज नॉट, वाई? ठीक है, इसको कहीं से ढूंढ के आपको इसका आंसर लिखना है क्वेश्चन का। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, समझ ही गए होंगे आप लोग, ठीक है ना। जिंक ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना। आंसर ढूंढ के लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। व्हाट इज अमलगमेशन? What is amalgamation? जी, तो अमलगम फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहा करते हैं? अमलगमेशन कहा। और अमलगम फॉर्मेशन मींस क्या होता है? मरकरी के साथ अलॉय, मरकरी के साथ अलॉय क्या कहलाता है? अमलगम कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा, ट्रांजिशन मेटल सबने पढ़ा है। ट्रांजिशन मेटल के अंदर क्या मैंने आपको अलॉय फॉर्मेशन हेडिंग डलवाई है? क्या कंडीशन लिखवाई कि अलॉय तभी बनने वाले हैं जब उनकी रेडियस में 15% से ज्यादा का डिफरेंस ना हो। लिखा है नहीं लिखा है ऐसा? बस ये बात ध्यान रखना है अपने को, तो लिख लीजिए। हाँ जी, हाँ हाँ रेडियस में, ठीक है ना। लिखे अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ जी, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल और अ नॉन मेटल, मेटल और अ नॉन मेटल विथ मरकरी, with mercury is known as amalgam, is known as amalgam। एरो बना के लिखिए। द एटॉमिक रेडियस ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड
the atomic radius of silver and gold are quite close to mercury, that's why both of these metals can form amalgam easily. Both of these metals can form amalgam easily. ठीक है, एरो बना के लिखिए. बट रेडियस ऑफ आयरन इज वेरी लेस देन मरकरी. But radius of iron is very less than mercury. That's why iron not form amalgam. That's why iron not form amalgam. क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि मरकरी को आयरन कंटेनर के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, क्यों? तो मरकरी को आयरन कंटेनर में इसलिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है क्योंकि वो अमलगम फॉर्मेशन नहीं करता है. बस, धन्यवाद. ठीक, ये आपका मेटलर्जी हो गया बेहतरीन तरीके से, है ना. अच्छे से घोंटा मार दो जरा, बढ़िया इसको पूरा चैप्टर तैयार कर लो. नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू कर देंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. छोटी सी यूनिट है और बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है कोऑर्डिनेशन. ठीक है ना. ज्यादा से ज्यादा 4 क्लासेस. जी, अब बोलिए क्या बोल रहे हैं.